नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह आशंका जताई है कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है। उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। मार्च के अंत में शुरू हुए लॉकडाउन के दौर के बाद देश के कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कुछ समय पहले ही तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की थी। गुलेरिया के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और जगह जगह भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर को रोकना मुमकिन नहीं होगा। महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है उसके डॉक्टर शशांक जोशी ने भी कहा है कि ये जो है बहुत जल्दी हम 4 से 6 हफ्ते में कोविड की थर्ड वेव से मुलाकात करेंगे, इससे जल्दी भी हो सकता है। आज डॉक्टर गुलेरिया ने भी ऐसा कहा है। उनके सबके कहने का मतलब ये है, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमको सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है। इससे पहले महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने भी तीसरी लहर की चेतावनी दी है। टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2 से 4 हफ्ते के अंदर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। महाराष्ट्र की टास्क फोर्स ने दूसरी लहर से पहले भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना ने कहर बरपाया था। उत्तर प्रदेश में इस साल दिसंबर तक हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और हर महीने टारगेट सेट करके उसे हासिल करने की पूरी तैयारी है। लक्ष्य रहा है कि अगले 2 महीने में वर्तमान में जितना टीका लग चुका है उसको मिला के 10 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जाए और ये कोशिश की जाए कि दिसंबर तक प्रदेश में सभी जो हमारे नागरिक हैं, 24 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनमें बच्चों की जनसंख्या को छोड़े तो बाकी सबको जो है टीका उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे वहां फिर से कोविड कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि यदि किसी जिले में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 500 से पार हो जाएगा तो वहां पर फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अभी आज की तारीख में सभी जिले 500 से नीचे के स्तर पर हैं, इसलिए हर जिले में गतिविधियां खुली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए संगठन की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में एमएलसी ए.के. शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। ए.के. शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले ए.के. शर्मा जनवरी 2021 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2001 से 2013 तक गुजरात में कई पदों पर रहे। 2014 से पीएम मोदी के साथ पीएमओ आ गए। 2014 में पीएमओ में संयुक्त सचिव बनाए गए। आईएएस रहते हुए ए.के. शर्मा ने पीएम मोदी के साथ बड़े पदों पर काम किया। काशी में कोविड कंट्रोल के लिए काम किया और कोविड कंट्रोल के काशी मॉडल में अहम योगदान दिया। संगठन में अब उनको भी जिम्मेदारी मिली है। स्वाभाविक रूप से एक लंबा अनुभव उनका भी प्रशासनिक क्षेत्र का भी रहा है। इस समय भी कोविड के काल में भी उन्होंने काफ़ी लगातार अपनी सक्रियता बनाकर रखी है। स्वाभाविक रूप से उनके अनुभव का लाभ पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से भी मिलेगा। बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने ट्वीट करके पार्टी हाईकमान का आभार जताया। शर्मा ने कहा है कि वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता मित्रों के सहयोग से समाज, प्रदेश और देश की सेवा में रहूंगा। समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली से बड़ी उम्मीदें लेकर आए ए.के. शर्मा को मात्र उपाध्यक्ष पद से समझौता करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि दिल्ली बीजेपी और लखनऊ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली राज दरबार पे लखनऊ का राज दरबार भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के राज दरबार से बड़ी उम्मीद, बड़ा सपना लेके आए के शर्मा जी को मात्र उपाध्यक्ष से ही समझौता करना पड़ा। इसके मतलब दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा है कि क्या अरविंद शर्मा दिल्ली से प्रदेश उपाध्यक्ष बनने आए थे। इस पद पर उनकी नियुक्ति कहीं न कहीं बीजेपी में चल रहे सत्ता संघर्ष को दिखा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? ये नियुक्ति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियों में दल बदल का खेल शुरू हो गया है।
हर रोज पार्टी दफ्तरों में नई ज्वाइनिंग हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चौधरी ने इस्तीफे में अपनी उपेक्षा की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझको जब भी छोटा बड़ा कोई उत्तरदायित्व दिया गया, उसका पूरी लगन से मैंने निर्वाह किया। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अज्ञात कारणों से पार्टी की किसी मीटिंग में मुझे छोटा बड़ा कोई उत्तरदायित्व भी नहीं सौंपा गया। इस स्थिति में मैं अपने को पार्टी में उपेक्षित और अनुपयोगी पा रहा हूं। 19 जून को मेरे बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन में एसपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत न हो, इसके पूर्व भी मैंने नैतिक कारणों से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को भेज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोगों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी से बरसात के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ। जितिन के समर्थकों ने उनका अमौसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद जितिन प्रसाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पार्टी के नए नेता का स्वागत किया। संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अपने स्वागत से जितिन प्रसाद अभिभूत नजर आए तो पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पूरे प्रबल सशक्त रूप से मेहनत करके जन जन तक पहुंचाने का जो कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें अखिलेश को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस पर लोग ऐतराज जता रहे हैं। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि का विरोध, श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध, और दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति नहीं चल सकती। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं कौन क्या रूप धारण कर रहा है। मुझे लगता है कि मानवीय स्वरूप सबसे बेहतर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी का प्रचार तंत्र पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं दिखा सकता। बीजेपी को जनता के प्रति जवाबदेह बनना होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं दिखा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा, नदी के किनारे लाशों को नोचते हुए जानवरों का जवाब देना होगा। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये लोग व्हाट्सएप के जरिए डील करके सेक्स रैकेट चलाते थे। पुलिस ने सभी सेक्टर 56 के गेस्ट हाउस के पास से पकड़ा है। पुलिस को इनके कब्जे से घटनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक हुंडई i10 कार, मोबाइल फोन और 24,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। मोडस ऑपरेंडी सामने आया वो ये था कि ये व्हाट्सएप से ही अपना बिजनेस चलाते थे। इनके पास कोई फिजिकल प्रेमिसेस नहीं था जहाँ ये देह व्यापार कर रहे थे, पर ये कस्टमर्स से 5,000 से लेकर 20,000 तक की डील स्ट्राइक करते थे और उसमें से 1,500 रुपये प्रति ग्राहक जो लड़कियाँ सप्लाई करते थे उनको दिया जाता था। शामली में मामूली कहासुनी को लेकर एक मेडिकल संचालक ने डेंटिस्ट की हत्या कर दी।
घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने पानीपत खटीमा हाईवे जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे लोगों को सीओ सिटी समझाकर जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया। फिलहाल पीड़ित परिजनों को शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार हत्यारोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये खून तो लथपथ नाली में पड़े थे। फिर बच्चों ने बताया कि स्टोर में तो निकले है। अच्छा। मेडिकल सामने ही है वहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ से निकले ये। फिर एकदम हम उन्हें उठा के बोरा के लिए आए। बोरा ने ट्रिप वगैरह लगाई। ट्रिप लगा के उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया। फिर वहाँ से एक्सपायर हो गए। उन्होंने भी जवाब दिए थे। मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के बनत कस्बे का है, जहां पर एक विशेष समुदाय के मेडिकल संचालक पर डेंटिस्ट विपिन की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि डेंटिस्ट को अपने मेडिकल पर बुलाकर चाकू से हत्या कर दी गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। फिरोजाबाद में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मीटिंग में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी के सामने कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुछ कार्यकर्ताओं ने सम्मान न मिलने का आरोप लगाया। इसी बात पर शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की तक पहुंचा और फिर हंगामा हो गया। नाराज कार्यकर्ताओं ने कुछ पदाधिकारियों को बीजेपी का एजेंट बताया और हंगामा किया। राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी हंगामा शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, जिसके बाद हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को बैठक से बाहर कर दिया गया। इस पूरे हंगामे को रोहित चौधरी ने पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र और संगठन की सक्रियता बताकर विवाद खत्म करने की कोशिश की। देखिए क्या होता है, ये जिंदा संगठन की निशानी है कि आपस में हो सकता है दो साथियों की ना बनती हो, मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन ये एक जिंदा संगठन की निशानी है और दोनों ही जो साथी बहस कर रहे हैं दोनों ही पार्टी की हित की बात रख रहे हैं, ये अच्छी बात है। देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीतापुर, बहराइच, गोरखपुर समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रोनी, शारदा और सरयू नदी में आई बाढ़ से तटीय इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। कई जगह ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो वहीं यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। उत्तराखंड की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। चमोली में मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर नदी उफान पर है, जिससे तमाम घाट डूब गए हैं। वहीं ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। यहाँ पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। ऋषिकेश का प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। उधर टिहरी में बारिश के चलते हाईवे 58 बाधित हो गया है। कोडियाला तोता घाटी के बीच मलबा और बोल्डर आने से रोड बंद हो गया। जेसीबी से मलबा हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बारिश की वजह से मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ खबर 1 मिनट में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।